सर आप बड़ी तेजी से पढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं, तो इस टाइम आपके सर पे एग्जाम है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ो और आगे बढ़ो। अभी तो कंसंट्रेशन भी ठीक होगा यार, टीचर बस पढ़ा रहा हो, कोई मजाक नहीं, कोई नौटंकीबाजी नहीं, लेकिन मज़ा आ रहा होगा। ये तब आएगा जब आपका दिमाग एकदम सही तरीके से कंसंट्रेट होगा आपके एग्जाम पे। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप किसी भी तरीके से चलें, किसी भी रास्ते पर चलें, मंजिल पे पहुँचना तय है, पर मंजिल साफ क्लियर होनी चाहिए ना, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो तुम कोई भी कॉन्सेप्ट इस पर यूज़ करोगे और आ जाएगा आंसर। हेलो, जय हिंद। एक न्यूज़ आई है जेईई एडवांस थर्ड अटैम्प्ट को लेकर। जैब यानी ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड के उटपटांग हरकतों पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि जेईई एडवांस थर्ड अटैम्प्ट उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच अपना एडमिशन कैंसिल करा दिए थे, यानी ड्रॉप ले लिए थे कॉलेज से, उनको मिलेगा थर्ड अटैम्प्ट। और नेक्स्ट फ्यूचर में 2 ही अटैम्प्ट होगा जेईई एडवांस का। अभी हम सेक्शन बी का सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस। इधर डायग्राम इधर बनाते हैं थोड़ा ना। अब देखो यहाँ पे ये थिन मेटल शीट है, ये इतना ही है, और इसका सेंटर ऑफ मास का, चलो बता रहा हूँ, अगर इनका सेंटर ऑफ मास x, y है तो इनकी रेशियो x/y इज इक्वल टू n/9, और यहाँ पे पूछ रहा है कि इस n की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल, देखो पहले इसमें इस चीज़ को समझो कि जब ये पूरी मेटल सीट होगी तो उसका सेंटर ऑफ मास तो बड़ा आसान से निकाल देंगे हम लोग, और लेकिन यहाँ पे जैसे ही छोटी वाली सीट निकल गई थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको समझने के लिए सिंपल, देखो ये डायग्राम देख लो पहले पूरा, यानी हम पूरा का पूरा मेटल सीट ही कंसीडर कर ले रहे हैं, 0,0 से लेकर ये पूरी मेटल सीट, ये वाला हिस्सा भी यहाँ पे कवर कर लिया मैंने। अब देखो कि यहाँ पे 3,0, अब ये बताओ यहाँ पे 3, 2 है और यहाँ पे 0, 2। अभी बताओ कि इसकी एरिया कितनी आएगी, तो इसकी एरिया बता दोगे आराम से कि सर इसकी एरिया ये 3 है, ये 3 और ये हाइट 2 है, तो कितना 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी एरिया इसकी 6 मीटर स्क्वायर है। तो अब ये बताओ कि इतनी एरिया तो ठीक है, बट इतना एरिया तो हमें निकालना पड़ेगा ना, इतना एरिया तो निकालना पड़ेगा ना, तो इसकी एरिया कितनी होगी। देखो यहाँ पे ये हाइट 1 होगी और ये 1 से 2 तक गया मतलब 1, तो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, इसका 1 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ द सीट, एरिया ऑफ सीट, चलो ऐसे लिखें, एरिया ऑफ सीट 6 - 1 यानी 5 मीटर स्क्वायर। तो अब एक बात समझो यहाँ पे कि 5 मीटर स्क्वायर ही एक्चुअल में इस थिन सीट की एरिया है, और इसका मास दिया है मास 10 kg, किसका, थिन मेटल सीट की, इसकी। तो मास पर यूनिट एरिया सिग्मा मास पर यूनिट एरिया कितना होगा, 10 kg/5 यानी 2 kg पर मीटर स्क्वायर। अब बताओ कि अगर हम इस पूरे सीट को कवर कर सोचें कि इस पूरे सीट अगर ये नहीं निकला रहता तो उस केस में इसका मास कितना होता। तो चलो इसको m1 लेते हैं, और m1 तो देखो मास सिग्मा इंटू ए हो जाएगा ना, सिग्मा इंटू ए, तो m1 के लिए कितना होगा, सिग्मा 2 और ए तुम्हारा 6 पूरा, जब हम कंसीडर करके चल रहे हैं पूरा, ऐसा बताऊंगा क्यों होगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर, नॉट मीटर स्क्वायर, इट्स अ मास, देन इट विल बी इन द kg, किलोग्राम। अब देखो कि इसका मास तो मिल गया, लेकिन इस छोटे वाले का मास, यानी 1 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया थी, तो इसका छोटा वाले का मास ऐसे भी समझ सकते हो, टोटल मास 10, इतना 12, यानी कि इसका 2 आएगा। बट कैसे आया ये भी समझ सकते हो कि मास पर यूनिट एरिया का मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी एरिया से तो आ जाएगा मास इस छोटे वाले का। तो अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, अब देखो इसको मैं थोड़ा मिटाऊंगा, यहाँ पे मिटाऊंगा और इसको भी बीच वाला मिटाऊंगा। अब ये बताओ कि अगर हम इसको m1 माने थे तो इसका सेंटर ऑफ मास x1 y1, और सेंटर ऑफ मास कितना होगा जब टोटल सीट होगी। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ, कितना आसान हो जाएगा सवाल अगर ऐसे कंसीडर करके चलोगे। तो देखो इसका हाफ यानी कि 1.5, और ये 2 है ऊपर, यानी इसका हाफ 1, ये आ गया x1, और देखो इसका भी तो होगा ना x2 और y2, सेंटर ऑफ मास छोटे वाले सीट का, जो छोटे वाले हम निकालें, जो छोटा वाला सीट हम निकालें, ये वाली सीट हम इसमें से निकाल रहे हैं, इसमें से निकाल देंगे तो यही तो बनेगा ना। तो ये कितना आएगा देखो ध्यान से, तो यहाँ तक तो 1 था, ये 1 है, और ये 1 का हाफ हो जाएगा यानी 1.5 y में आएगा, और x में तो सेम ही रह जाएगा, यानी कि वही x2 और x1 1.5 अकामा 1.5, सही है कि नहीं, गुड। चलो तो अब बताओ कि सेंटर ऑफ मास का फार्मूला नहीं लगा सकते हम लोग सेंटर ऑफ मास के लिए जब सीट निकाल रहे हैं हम।
जिस टाइम में सीट हम निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा देंगे। जब हम सीट निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, जब सीट हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखो x2 नहीं x कितना आएगा, m1 x1 माइनस m2 x2। क्यों माइनस किए भाई साहब, क्यों माइनस किया मैंने, इसीलिए किया क्योंकि हमारा एक्चुअल में हम यहाँ से सीट निकाल रहे हैं, ना कि डाल रहे हैं, है ना। जब शेप हम बनाए थे तो उसमें से सीट निकाल रहे हैं, तब उस केस के लिए तो इसका तब सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा, और वो सेंटर ऑफ मास कहीं इधर ही होगा, x, y, है ना। तो अब बताओ कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी, m1 12 kg। चलो यूनिट नहीं लिखते हैं, जल्दी हो जाएगा। 1.5 माइनस ये होगा है 2 और इसका 1/12 माइनस 2, तो देखो कितना आया 18 माइनस 2 अपान, सही है 10 18, ठीक है 16 यानी 1.6। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, y देख लो, y कितना आएगा, हो x2 हम देखेंगे तो x2 1.5 है ना, ये 1.5 है, जो वो 1.5 होगा तो यहाँ पे आएगा 3 और 3 है तो 5, यानी कि 1.5 आएगा ये, ठीक। अब y2 के लिए देख लो तो क्या होगा, m1 y1 माइनस m2 y2 अपान m1 माइनस m2, वैल्यू रख दो तो 12, और इसमें m1 y1 1 है, यहाँ पे 1 है, और उसके बाद इसमें 2 y2 1.5 ही होगा, है ना, हाँ ठीक, अपान 10 ही आएगा माइनस करने के बाद। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा तो 9, यानी 0.9 बचेगा। तो भाई x बाई y कर दो, x तुम्हारा 1.5 अपान 0.9, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 आ जाएगा, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई यानी कि 15, यानी n की वैल्यू कितनी आई 15, आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंटर्स इन रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है, परपेंडिकुलरली घुस रहा है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अप्लाई किया जा रहा है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ E, यानी कि यहाँ पे बता रहा हूँ, समझो पहले क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, आपको याद होना चाहिए बिकॉज यू हैव टू यूज इट। ये दिया है 3 माइक्रो टेस्ला, 3 तो दिया है ना, हाँ देखो माइक्रो टेस्ला को टेस्ला में चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड है, और कुछ नहीं दिया है ना, और चार्ज की वैल्यू दे रखा है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है ना। तो यहाँ पे तुमको ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जा रहा है, जैसे देखो कि जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा सर्कल में, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है ऐसा कि उसको उस फोर्स को कैंसिल कर दे, ताकि वो उसी रास्ते पे चला जाए, सेम यानी स्ट्रेट लाइन में घुसा तो स्ट्रेट लाइन में चला जाए। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो चलो मैग्नीट्यूड ही लेके चलेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्यू भी बी। तो अब बताओ क्यू कटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आके आया कि नहीं, v इंटू बी। तो अब हमें पता है कि हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो यहाँ पे v देख लेंगे तो 2 काइनेटिक एनर्जी बाई m रूट ऑफ, तो इसको यहाँ पे रख दो, इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ m इंटू बी बाहर, इसमें रख के वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा और वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा इसका। यहाँ पे स्क्वायर लूप है n बराबर 10, नंबर ऑफ टर्न है लूप का 10, और उसके बाद एरिया, स्क्वायर लूप की एरिया भी दे रखा है कितना 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और उसके बाद रेजिस्टेंस, लूप का रेजिस्टेंस 100 ओम। और चलो इसका फिगर बनाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है 0.5 टेस्ला। हाँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ मैं बनाता हूँ। डायग्राम कुछ इस तरह का है, ये स्क्वायर लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द पेज है, और ये यहाँ से स्पीड से निकल रहा है। तो बोल रहा है कि द वर्क डन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, टाइम भी दे दिया है, टी कितना लग रहा है 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इसको बाहर खींच दे रहा है, ये भी स्पीड से बाहर निकाल दे रहा है, और कितना टाइम में 1 सेकेंड में। अब भी से हमसे कोई ज़्यादा ने दिया भी नहीं है वैल्यू, आई थिंक भी का वैल्यू नहीं दिया है, हाँ ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि वर्क डन हमें बताओ, तो वर्क डन के लिए फार्मूला हमें पता है, फार्मूला पावर के साथ देखो, पावर इंटू डेल्टा टी, टाइम इंटरवल, ये डेल्टा टी है ना, उसमें क्या होता है टाइम ही इंटरवल होता है। तो देखो डेल्टा टी, अब यानी कि पावर, यहाँ पे पावर समझो कि जब कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट भी आता है और ईएमएफ भी आता है, तो यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जहाँ मिलेगा और रेजिस्टेंस भी है उसका, तो पावर यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला लगाएंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आता है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, या टाइम से डिवाइड करोगे तो ना। अब बताओ कि हमें इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, यानी ये तो माइनस है, बी डॉट ए डॉट कास थीटा, ये तो होता है ना, बी डॉट ए होता है तो उसका कास थीटा होता है, डेल्टा टी। अब ये बताओ भाई कि देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लूप का एरिया, आउटसाइड, यानी इनके बीच का एंगल, यानी कास 180 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, कास 180 डिग्री बनेगा तो इसकी वैल्यू -1 होती है, यानी माइनस माइनस प्लस कर जाएगा, यानी कि बी ए अपॉन डेल्टा टी, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब ये बताओ कि इस P की वैल्यू वहाँ पे इतना रखें लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह पे ये रखें, तो इसका मतलब यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ध्यान से, P की जगह पे ये, उसके जगह पे ये रख रहे हैं ना, तो देखो अच्छा इतना कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, चलो R इंटू डेल्टा टी, चलो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, म्यू, अरे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू रखोगे तो कट करके कितना आएगा, बी ए का स्क्वायर और अपान टी स्क्वायर होगा, टी से एक टी कट जाएगा, डेल्टा टी इंटू आर, और इसमें अपनी वैल्यू पुट करोगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और अगर हम कहें तो वैल्यू पुट ही कर देते हैं, सर आप वैल्यू पुट कर दिया करिए ताकि आसान हो जाए, तो फिर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो और आ जाएगा। मैं बता भी देता हूँ आंसर कितना आएगा, किधर गया, अरे नहीं मिल रहा है, छोड़ो चलो आगे बढ़ते हैं, तुम कर लेना यार, और आपका आंसर मैच करेगा ज़रूर, 6 ही आएगा, 6 इंटू 10 पावर माइनस, लो भाई तुमको बता ही कि मानूंगा मैं, 3.24 इसकी वैल्यू रखोगे तो 3.24 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, ये आएगा, ये है वर्क डन। अच्छा ये तो हो गया। हम अगर कहें कि दूसरा मेथड से भी तुमको बता दूं तो तुम क्या कहोगे कि सर बता ही दीजिए, क्योंकि वहाँ पे दिमाग को किधर से काम कर जाए ना पता, बट आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा उसी केस में आप सारा कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। और आपका दिमाग बहुत ही खुला हुआ होना चाहिए, और एग्ज़ाम के डर में तो और भी दिमाग बंद हो जाता है, जो खुला है वो भी गया ना। तो देखो यहाँ पे आप दूसरा फार्मूला लगाते हैं, जैसे कि W इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इंटू कॉस थीटा, लेकिन चलो हमें तो कोई फोर्स ही लगा रहा होगा ना इधर खींचने के लिए, तो उसी डायरेक्शन में खींच रहा है, उसी में डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तुम नहीं लिखते हैं। तो अब देखो यानी कि फोर्स यहाँ पे कंडक्टर पे फोर्स किससे लगेगा, अगर इसका लेंथ L है तो देखो इन दोनों पे तो नहीं लगेगा, ऊपर नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ही जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये वाला तो ऐसे है ना, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो इसमें इंड्यूस्ड होगा ना, तो कितना उस पर फोर्स लगेगा, तो BIL, L वही L है, कैपिटल L लिया तो कैपिटल L, और डिस्टेंस देखो इतना ही तो मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकालेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट भी L ही होगा, L स्क्वायर के आसपास होगा ना, आसपास नहीं वही होगा, ये कितना है एरिया। तो अब देखो कि यहाँ पे B तो पता है लेकिन हमें I नहीं पता है, तो I क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट ही तो यहाँ पे है, इंड्यूस्ड करंट यानी E/R, इंड्यूस्ड EMF, और इंड्यूस्ड EMF का पीछे फार्मूला मैंने निकाला था, क्या आया था, B इंटू A/डेल्टा टी, ये और इंटू R यहाँ पे है, तो इसको यानी इसको उठा के इसमें रख दो, इसमें, और आंसर आ जाएगा, यानी W इज इक्वल टू यही बनेगा, तुम्हारा पूरा बना के मैं दे रहा हूँ ताकि हो B स्क्वायर, और ये एरिया, और यहाँ पे एरिया यानी कि एरिया स्क्वायर, और डेल्टा टी इंटू आर। देखो ध्यान से, तो यही तो आया, यानी कि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप किसी भी तरीके से चलें, किसी भी रास्ते पर चलें, मंजिल पे पहुंचना तय है।
पर मंजिल साफ क्लियर होनी चाहिए ना, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो तुम कोई भी कॉन्सेप्ट इस पर यूज़ करोगे और आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेजिस्टेंस दिया है 0 डिग्री, 100 डिग्री और T टेम्परेचर पर। तो देखो रेजिस्टेंस तुम्हारा 0 डिग्री पर कितना दिया है 10 ओम, और 100 डिग्री ये है 100 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, ये 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, कितना आएगा, ये आएगा नहीं, दे रखा है ना, यहीं पे गड़बड़ाना नहीं, डिग्री सेल्सियस पर T डिग्री सेल्सियस पर कितना है 0.95 ओम। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या क्या फार्मूला जानते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का ना। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है ये 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, डेल्टा नहीं है ये, अल्फ़ा इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, डेल्टा टी इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये बताओ यहाँ से हम अगर अल्फ़ा निकालना चाहें, अगर यहाँ से अल्फ़ा देखना चाहे तो क्या आएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इधर, तो देखो RT माइनस R0 अपान डेल्टा टी इंटू R। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ से रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखो चलो इन दोनों को समझो, यानी 100 डिग्री पर इतना रेजिस्टेंस है और 0 डिग्री पे ये R0 0 डिग्री पे टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, और उसके बाद ये डेल्टा टी यानी कि 100 माइनस 0 डिग्री, यही है टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि यहाँ पे R है, ये भी R0 वाला R है ना, वो जो इधर से R0 है ना, यानी कि 10। तो देखो ये 0.2 अपान 1000, ये अल्फ़ा आ गया। अब उसके बाद तुम्हें चाहिए क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी यहीं से टेम्परेचर डिफरेंस देख लो, ये है, तो देखो RT माइनस R0 अपान अल्फ़ा इंटू R0, यही होगा। तो ये बताओ कि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि मान लो वो T है फाइनल टेम्परेचर और माइनस 0 इनिशियली 0 पे ना, तो ये RT दे रखा है इस पे इतना 9.5 माइनस 10 अपान अल्फ़ा 0.2 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो एक 10 तो एक 10 गया। अब उसको इधर देखो 0.95 अपान 2, पॉइंट में 2 कर दो, इधर 100 ऊपर जाएगा ना, तो 95 0 करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये आएगा 475 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा था ना, डिग्री सेल्सियस में, बट आंसर पूछ रहा है केल्विन में, तो इसमें 273 ऐड कर दोगे, अपना केल्विन आ जाएगा, सिंपल। सर आप बड़ी तेज़ी से पढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं, तो इस टाइम आपके सर पे एग्ज़ाम है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ो और आगे बढ़ो। अभी तो कंसंट्रेशन भी ठीक होगा यार, टीचर बस पढ़ा रहा हो, कोई मजाक नहीं, कोई नौटंकीबाजी नहीं, लेकिन मज़ा आ रहा होगा। ये तब आएगा जब आपका दिमाग एकदम सही तरीके से कंसंट्रेट होगा आपके एग्ज़ाम पे। आगे 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 बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, मैग्नेट। बहुत देखो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा भी ओपन रहेगा और तुम अच्छे से चलोगे ना, तो अपने एग्जाम में 40 to 50% का सवाल तो बड़ी आसानी से कर आओगे, क्योंकि ये बोर्ड लेवल का रहता है। उसके बाद भी 20 से 30% तो मॉडरेट रहता है। कितना हुआ 50, 80 या 20% के आसपास ही कठिन होता है ना। तो अगर तुम मॉडरेट लेवल तक का भी प्रिपरेशन कर लिए तो 99 पॉइंट प्लस ही, मतलब 99+ परसेंटाइल ही आपका आने वाला है। बट इतना हो भी नहीं पाता है सर, और एग्ज़ाम में जाके प्रेशर में तो और डाउन हो जाता है नंबर। आई एग्री विद यू, ठीक है, बट आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तुम देख रहे हो क्वेश्चन में, और एरिया, सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड 4 मीटर स्क्वायर, और उसी का इधर देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, E डॉट ए एरिया वेक्टर। अगर हम कहें कि हम एरिया को लिखेंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो तुम क्या कहोगे कि सर मैग्नीट्यूड में लिख रहे हो ना, तो इसका यूनिट वेक्टर भी लिखोगे। सही है कि नहीं? बिल्कुल है। तो देखो हमारे पास इसी वैल्यू दे ही रखा था, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब देखो कि 2i कैप प्लस 6j कैप। एग्ज़ाम में फास्ट जितना कम से कम लिखोगे और अधिक से अधिक आंसर निकालोगे, तभी तुम्हारा काम बनने वाला है। और देखो यहाँ पे 4 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो यार, और इसका भी देखो। एक बात ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट। 2i j और k कैप है अपॉन √6।
तो देखो इनका तो वैल्यू इधर करके सब जो भी मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू है यार 4/6 होगा रूट ऑफ का मल्टीप्लाई करके। अब देखो इसके अंदर ही मेन गेम है ना, आई डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है और सब 0। तो 2 2 4 6 यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, 6 और 8 जोड़ दो 10 18, ये 2/3 और इधर 18 6 12 आएगा तुम्हारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट 0.04 मीटर नहीं सेंटीमीटर दिया है, बैलेंस एक्सेस प्रेशर ऑफ सॉफ्ट बबल ऑफ सर्टेन रेडियस इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी भी दे दिया है, सरफेस टेंशन भी दे दिया और सब कुछ ना। तो देखो जब एक्सेस प्रेशर यानी कि चेंज इन प्रेशर जब होता है तो रो जी डेल्टा एच, कॉलम की हाइट में चेंज, ठीक ना। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे सॉफ्ट है, सॉफ्ट बबल के केस में सरफेस टेंशन 4 टाइम्स ऑफ रेडियस का डिवीजन ही देता है एक्सेस प्रेशर जो सहन कर सकता है, वो एक्सेस प्रेशर जो सहन कर सकता है और बबल बना रहेगा, तो ये होगा। और किसी और लिक्विड के लिए 2s होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसमें 4s इसीलिए होता है क्योंकि इसमें 2 सरफेसेस बनते हैं, यानी कि सॉफ्ट बबल में 2 सरफेस बनते हैं, ठीक ना, साबुन के केस में, ठीक है, याद रखना। अब देखो कि यहाँ पे तुमको वैल्यू चाहिए थी रेडियस चाहिए है ना, तो 4s अपन रो जी डेल्टा एच इसी से निकाल दोगे, सो सिंपल। और ये तुम्हारा जो h लिखोगे ये 0.04 सेंटीमीटर दिया है तो इतना रखोगे ना, और जो वैल्यू r आएगी वो तुम्हारा मीटर में आएगी, और डायमीटर जैसे निकालोगे तो 2 × r यानी जो वैल्यू आई रहेगी उसका, है ना, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं इसीलिए ताकि आपका टाइम बचे। सर आपका टाइम नहीं मेरा टाइम बच रहा है ना, मतलब वीडियो शॉर्ट है यार, ताकि तुम स्क्रीन टाइम तुम्हारी घट जाए और तुम जाओ फटाफट अपना कॉपी पे सॉल्व कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड कैलकुलेशन इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर यू, बट ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट ही रहेगा तभी तो कैलकुलेशन करोगे ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, हाँ ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन पक्का आने वाला है, तो तुम ज़रूर से पढ़ना। और उसमें हार्मोनिक, ओवरटोन, क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन पक्का मेरे तरफ से, ऐसा नहीं है जेई की तरफ से हर साल आता है इसलिए कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप हैव द सेम लेंथ, उनकी लेंथ सेम है, यानी दोनों के लिए फॉर क्लोज और ओपन, यानी चलो L कर देते हैं, दोनों का लेंथ सेम है। और उनकी रेशियो ऑफ 7th ओवरटोन यानी n = 7th। तो पहले की कौन सा है, पहला क्लोज है ना, तो देखो फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप 2n+1, ये फार्मूला अगर याद रहेगा ना तो तुम 2 मिनट में करके निकल के आओगे उधर से। V/4 × L, ये तो क्लोज के लिए है, तो इसमें वैल्यू रखो n की वैल्यू 7 2 14 अब प्लस यहाँ पे 1 है 15, V/4L। और ओपन के लिए 1 + 1 V/2L स्मॉल l। तो अब देखो इसमें रखोगे तो 8 V/2L। अब इनको डिवाइड करो, यही चाहिए तुमको, रेशियो चाहिए था, यही रेशियो चाहिए था, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इनको और इनको डिवाइड कर दो तो सब डिवाइड होने वाला है। 15 × 2 और नीचे 4 × 8 आएगा, देख लो जाके देख लेना, 15/16। और तुम्हारा ये दिया है कि A-1/A है, यही है तुम्हारा रेशियो ऑफ क्लोज अपॉन ओपन का, है ना, फ्रीक्वेंसी। तो ये बताओ कि नीचे तो 16 आया, यानी कि A की वैल्यू कुछ 16 के आसपास है, लेकिन ऊपर 16 - 1 करोगे तो 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि A = 16 आया कि नहीं, यानी A का आंसर 16 होगा। यहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, किधर गया यार मेरा सवाल। हाँ, इसमें दिया है 3 वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, और उसके बाद पूछ रहा है कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बताओ। हाँ, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ही बताने को पूछ रहा है भाई। देखो ये है सर्कल, ये है, और एक ये है, और एक ये है, ये 45 पे है, 45 पे है, और ये 90 पे है, ऐसे लिखो।
देखो ये 45 पे है ना, सब ए है, सबका सबका सबका। तो बताओ कि अगर हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं कि इधर कंपोनेंट एक इधर कंपोनेंट, यही ना। तो देखो ये तो ए रह गया, चलो यहाँ तक देखते ना, और ये भी ए रह गया, लेकिन ये छोटका छोटका टूट के आएगा जो ए साइन 45 और यहाँ पे ए कास 45। तो अगर तुम सिर्फ एक्स एक्सिस में देखो तो ये और ये बनेगा, इसका रिजल्टेंट ये आएगा, तो ये माइनस होगा ना उसमें से। चलो यहाँ पे सी डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट देखो यही तो होगा ना, ए माइनस ए साइन 45 स्क्वायर प्लस ए साइन 45 प्लस नहीं स्क्वायर, है ना। अब देखो कि बस यही है, इसको सॉल्व कर दो कि आंसर आ जाएगा। देखो यानी कि इसकी वैल्यू 1/√2 और सब रूट के अंदर रहेगा। तो हम ए बाहर कर लें, सब में ए है, कॉमन कर लेते हैं, यानी कि 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे ना, देखो सब रूट के अंदर ए रूट के अंदर ही आने वाला है, तो इसका स्क्वायर यानी 1 प्लस हाफ, और ये माइनस में जो आएगा और उसका प्लस में आएगा तो कैंसिल ही हो जाएगा, फिर प्लस 1 प्लस 1/2। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, अरे भाई आधा आधा 1 1 3, यानी कि a√3। तो तुमसे पूछा इसमें यही था कुछ, हाँ इसमें दिया था, पहले से दिया ये था कि इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड है वो ए है कुछ ऐसे, हाँ, और एक्स की वैल्यू 3। अब यहाँ पे एक पैरेलल बीम है, देखो इससे भी क्या नाम है, सिंगल स्लिट या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पक्का एक सवाल आता है। तो इसमें भी एक दे रखा है कि देखो ये स्लिट है, इसकी जो भी ये दिया होगा कुछ ना कुछ ये दिया है, और यहाँ पे स्क्रीन है ना। तो बोल रहा है कि एंगुलर डाइवर्जेंस करस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड ऑर्डर मिनिमा वुड बी, यानी कि सेकेंड ऑर्डर। तो देखो ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा, तो देखो ये पहला मिनिमा, ये दूसरा मिनिमा, यानी सेकेंड मिनिमा। ऐसे ही पहला मिनिमा दूसरा मिनिमा। तो बताओ कि यहाँ से ये वाला एंगल अगर हम निकाल लें और यहाँ से ये वाला एंगल निकाल लें, यही तो है ना, दोनों को जोड़ दें, यानी अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा, यही तो एंगुलर डाइवर्जेंस है। और हमको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m लैम्डा अपान a, स्लीट का सेपरेशन, है ना। तो देखो सेकेंड के लिए और इसका दिया है 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो -9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी जल्दी। ये भी तुम्हारा दिया है, ये कितना दिया है, mm में दिया था, तो 10⁻³ करोगे तो मीटर आ जाएगा कि नहीं। और एक बात बताओ कि ये बहुत ही छोटी वैल्यू है ना, ऊपर बहुत ही छोटी वैल्यू, इसको ऊपर भी भेजोगे तो भाई -6 आएगा, मतलब काफ़ी छोटी है। तो बताओ कि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल थीटा के हो जाएगा ना, बहुत छोटा होता है तो लगभग थीटा की इक्वल हो जाती है। और ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे इधर 6 हो जाएगा, ये 2 3 × 10⁻, यहाँ पे आ जाएगा ना, हाँ -3। हाँ कर दिया, याद भी किया है एक बार देखा था भाई ना, इसलिए याद हो गया थोड़ा सा ना। हाँ कितना हाँ तुम रेडियन में ले सकते हो ना, यही तो रेडियन में आता है, सब कट जाता है ना, एम और ये मीटर कट जाएगा, यानी रेडियन में है ना। तो देखो अब तुम्हारा अल्फा कितना आएगा, 2 थीटा, यानी कि 6 × 10⁻³ जो भी है। तो यहाँ पे देखो 10⁻³ दिया था और गैप दिया था, यानी इंटीजर, ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, और ये दिया है, इसमें दिया हुआ है कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक न्यूक्लियाई को हिट करने जा रहा है ना, न्यूक्लियस के पास जा रहा है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव और उसके बाद न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, यानी कि एक समय पे उनको जाकर रोक दे रहा है, रोक ही देगा भाई, पॉजिटिव रिपेल करते हैं, लड़के पास नहीं आ सकते ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं ना, नेक्स्ट मतलब यही नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो क्लोज अप्रोच कर रहा है, बट एक डिस्टेंस पर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके रुक जा रहा है, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस वहाँ पे देख रहे होगे, और एटॉमिक नंबर भी तुमको दिया है, Z = 80, और चार्ज चलो चार्ज उसका ये तो तुमको पता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो कि चार्ज ऑन
चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल पे 2e होगा ना, फॉर अल्फा पार्टिकल चार्ज इतना होगा। अब एक बात बताओ कि जब ये अल्फा पार्टिकल का मास कुछ होगा ही, और पता भी है ना, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन यार। तो उसके बाद देखो क्या करोगे कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, इसलिए लगाओगे कि समझो इस बात को कि तुम्हारे पास पता नहीं है ना कि पहले से इसको कितना फोर्स दे के भेजे हो या क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन हमको आइडिया ये है कि अगर एक एनर्जी के साथ उसको, यानी एक इनिशियली काइनेटिक एनर्जी उसको दे दिया जाए अल्फा पार्टिकल को, और वो जब पास जाएगा यानी एक समय पे रुक जाएगा, जहाँ पे रिपल करने वाला है उसी तक रुक रहा है, एक डिस्टेंस तक, वो डिस्टेंस दिया है ना, और उस पर रुक रहा है जैसे, यानी उस डिस्टेंस पे उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना बराबर होगा जो इनिशियली उसका काइनेटिक एनर्जी था, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और वहीं आके टिक गया। तो देखो यानी कि अब ये देखो स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव पॉजिटिव की कोई खास बात नहीं है, तो यहाँ पे माइनस में आता है लेकिन हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं इसको। तो ये होता है के, और यही होता है Q1 Q2 बाई R ना, यही होता है। तो इसमें हमें पता है कि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Z इंटू ई, एक पार्टिकल का एक प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, तो टोटल 80 का Z इंटू ई, और ये ई है लेकिन 2 क्योंकि अल्फा पार्टिकल से जा रहा है, और ये डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे जाकर रुक जा रहा है। तो ये बताओ कि यहाँ पे मास जो है वो अल्फा पार्टिकल का है, तो ये हो जाएगा कि नहीं। देखो ये 2 उधर भेजो तो 4ze² बाई m इंटू R, इसमें वैल्यू रखोगे और आंसर आ जाएगा अपना भी, किस स्पीड से फेंका जा रहा है। तो होप कि समझ में आया, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, जय हिंद।